अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN और पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री है, इसका आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि इस यूनिट के पार्ट 1 में हमने मैटर पर बात की थी और मैटर को काफ़ी आसान अल्फाज में जो है हमने डिस्कस किया था और इस तरह से मैटर के जितने भी टाइप्स हैं उस पर हमने डिटेल के साथ बात की थी। इसके बाद फिर हमने केमिस्ट्री की डिफिनीशन की थी जिसमें हमने केमिस्ट्री को आसान अल्फाज में डिफ़ाइन किया था। इस तरह से बायोकेमिस्ट्री को हमने डिफ़ाइन किया था और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के आपस में क्या रिलेशनशिप है और इसके साथ साथ बायोकेमिस्ट्री को नर्सिंग फील्ड में हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नर्सिंग में बायोकेमिस्ट्री की। तो इन टॉपिक्स पर हमने काफ़ी डिटेल के साथ पार्ट 1 में जो है बात की थी। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है एटॉमिक मॉडल्स। हम एटम पर बात करेंगे और एटम के हवाले से साइंटिस्ट ने जितने भी मॉडल पेश किए थे तो उन मॉडल्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो मॉडल है हमारे साथ वो है डेमोक्राइटस मॉडल। डेमोक्राइटस ने जो है एक मॉडल पेश किया था जिसमें उन्होंने जो है एटम के बारे में कुछ अपने जो नज़रियात है उसको पेश किए थे, ठीक है। तो उन थ्योरीज को, उन एजम्पशंस को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ही नेम द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर एटोमोज मीनिंग लिटरली इंडिविजिबल अबाउट 430 BC। डेमोक्रेटस ने जो है एटम के बारे में एक मॉडल पेश किया था जिसमें उन्होंने एटम के बारे में ये बात की थी कि एटम जो है ये मैटर का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक से मुराद एक बुनियादी कंपोनेंट है जिससे बहुत सारे एटम मिलकर मैटर को बनाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये मैटर का एक बिल्डिंग ब्लॉक बन जाता है। तो उन्होंने जो है उस बिल्डिंग ब्लॉक को एटोमोस का नाम दिया था, ठीक है। एटोमोस जो है इसकी जो लफ्ज़ी मायनी है वो है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल से मुराद ये है कि हम इस एटम को मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, मज़ीद और हिस्सों में इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये बात जो है डेमोक्राइटस ने 430 BC में जो है एटम के बारे में की थी अपने मॉडल में, ठीक है। द थ्योरी ऑफ डेमोक्राइटस हेल्ड दैट। अब डेमोक्राइटस ने जो थ्योरी पेश की थी तो उस थ्योरी में जो है डेमोक्राइटस ने कुछ बातें कही थी। अब उन पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो डेमोक्राइटस ने अपने मॉडल में की थी एटम के हवाले से वो ये की थी कि एवरीथिंग इज़ कंपोज ऑफ एटम। जितनी भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें जो है ये एटम से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही है और जो आपको नज़र नहीं आ रही, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, तो वो चीज़ें जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है एटम से मिलकर बनी हुई है। तो एक बुनियादी बात डेमोक्राइटस ने ये की थी। इस तरह से जो दूसरी पॉइंट उन्होंने पेश की थी अपनी मॉडल में वो ये की थी कि एटम्स आर फिजिकली बट नॉट ज्योमेट्रिकली इंडिवाइजिबल या इंडिविजिबल, ठीक है। इन्होंने कहा था कि एटम जो है इसको आप फिजिकली डिवाइड कर सकते हैं लेकिन ज्योमेट्रिकली इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो मैटर होता है, मैटर जो कि बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, तो मैटर को जो है आप मज़ीद तकसीम कर सकते हैं, इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं और उस वक्त तक तकसीम कर सकते हैं जब तक इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो नहीं आ जाता। मतलब एटम तक जब तक आप पहुंच नहीं गए होते तब तक आप मैटर को तकसीम कर सकते हैं फिज़िकली। लेकिन जो ज्योमेट्रिकली है, ज्योमेट्रिकली से मुराद ये है कि इसका जो शेप होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा तो वो सेम नहीं रहेगा, वो
एक जैसे नहीं रहेगा या रेगुलर पैटर्न में नहीं होगा और आप इसको जो है मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली जो है आप एटम को तकसीम नहीं कर सकते, लेकिन फ़िज़िकली जो है आप इसको तकसीम कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी पॉइंट डेमोक्राइटस ने अपने मॉडल में की थी वो ये कहा था उन्होंने कि एटम वर यूनिफॉर्म सॉलिड हार्ड एंड इनकम्प्रेसिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। एटम्स जो है ये यूनिफॉर्म होते हैं, यूनिफॉर्म से मुराद सारे एटम जो है एक जैसे होते हैं। इसके अलावा ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप एटम को कंप्रेस नहीं कर सकते या इसको आप तबाह नहीं कर सकते। इनडिस्ट्रक्टिबल से मुराद ये है कि आप इसको तबाह नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान देयर लाइज एम्प्टी स्पेस। एटम्स के दरमियान जो है एम्प्टी स्पेस होता है, खाली हिस्सा होता है। ठीक है, atoms have always been and always will be in motion, colliding with each other and rebounding। ठीक है, इसके अलावा जो पांचवी बात डेमोक्राइटस ने अपने मॉडल में की थी वो ये की थी कि एटम जो है ये हमेशा से मोशन में है, हमेशा से हरकत में है और हमेशा से जो है ये एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, एक दूसरे के साथ इनकी टकराव होती है। और टकराव होने की बात ये एटम जहाँ से इन्होंने मोशन शुरू की थी तो वहाँ वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को वापस चले जाते हैं इंटरेक्शन करने के बाद। There is an infinite numbers of atoms and of kinds of atom which differ in shape and size। जो छठी बात डेमोक्राइटस ने अपने मॉडल में की थी वो ये की थी कि एटम्स जो है हमारे साथ लातादाद नंबर्स में जो है मौजूद है और इस तरह से एटम के जो है हमारे साथ लातादाद अक़साम है जो कि शेप और साइज़ में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, तो डेमोक्राटस ने जो है सातवां जो पॉइंट पेश किया था अपने मॉडल में वो ये किया था कि एटम्स आर स्पेसिफिक टू द मटेरियल विच दे कंपोज। मतलब जितने भी मटेरियल है, ठीक है, जितने भी मैटर है, तो जो मैटर होता है तो वो हर मैटर के लिए जो एटम होते हैं तो ख़ास एटम होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह के एटम से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मैटर बने हुए हो, बल्कि जिस तरह का मैटर होगा उसी तरह के उसके बिल्डिंग ब्लॉक होंगे। ठीक है, तो ये डेमोक्राइटस ने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है एटम के हवाले से अपने मॉडल में पेश किए थे। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। ये डेमोक्राइटस ने जो मॉडल पेश किया था एटम का वो है। ठीक है, तो ये एक एटम है। ठीक है, आपको जो है शेप एटम का बताया गया है जो कि एस्फेरिकल फॉर्म में होता है और इनका जो अंदरूनी हिस्सा होता है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, डेमोक्राइटस के मुताबिक ये अंदरूनी हिस्सा जो है बिल्कुल खाली होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ एक दूसरे साइंटिस्ट थे डाल्टन। डाल्टन ने जो है दूसरा मॉडल पेश किया था। ठीक है, जिसको एटॉमिक मॉडल कहते हैं, डाल्टन एटॉमिक मॉडल कहते हैं। मतलब डाल्टन ने एक मॉडल एटम के बारे में पेश किया था। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन के मुताबिक एटम क्या है? ऑल मैटर इज कंपोज ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। जितने भी मैटर है तो ये सारे मैटर जो है इंडिविजिबल एटम से बने हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे एटम्स कंबाइन होकर मैटर को बनाती है। तो हमारे साथ जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हमें नज़र आती है, मैटर किसे कहते हैं? मैटर का मैंने आपको कहा था कि कोई भी चीज़ जिसका मास हो और जो कि जगह को घेरती हो, जिसका वज़न हो और जगह को घेरती हो, तो उसको हम मैटर कहते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं जो कि आपको नज़र आ रही होती है, जिसकी मास भी होती है और वज़न भी, जिसकी मास भी होती है और जगह भी घेरती है, तो उसको हम मैटर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एटम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, जो कि इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल से मुराद जिसको आप मज़ीद हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। दूसरी बात डाल्टन ने अपने मॉडल में ये की थी कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल।
हमारे साथ जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट से मुराद ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, जिसको हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से कार्बन हो गया जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन हो गया जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे साथ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स जो है, जितने भी हमारे साथ एलिमेंट है, तो इन एलिमेंट्स के अंदर जो एटम होते हैं तो वो एक जैसे होते हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। इस ऑक्सीजन के अंदर जितने भी एटम होते हैं तो उन एटम्स की जो साइज शेप है वो भी एक जैसी होती है। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो भी एक जैसे होते हैं। इसी तरह से कार्बन, ये हमारे साथ दूसरा एलिमेंट है। इस कार्बन के जो एटम है वो सेम होंगे, ठीक है, और उसके जो साइज शेप है वो भी सेम होंगे और प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। इसी तरह से हाइड्रोजन, ये हमारे साथ तीसरा एलिमेंट है, और हाइड्रोजन के अंदर जो एटम होंगे तो वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज़, साइज शेप, सब कुछ एक जैसे होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे साथ जितनी भी एलिमेंट्स होते हैं तो हर एलिमेंट्स के अपने स्पेसिफिक सेम एटम्स होते हैं। और ये भी अपने साथ नोट कर लीजिए कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं तो वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। चूँकि एलिमेंट डिफरेंट है तो ज़ाहिरी बात है उनकी जो एटम की प्रॉपर्टीज़ है वो भी फिर क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था जो कि डाल्टन ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा था, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट डाल्टन ने अपने मॉडल में कहा था वो ये कहा था कि कंपाउंड्स आर कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड का भी मैंने आपको बताया था कि जब बहुत सारे या मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो है ये कंबाइन होते हैं तो इससे हमारे साथ क्या बनता है, इससे हमारे साथ कंपाउंड बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक ऑक्सीजन को ले लिया है, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम को लिए है। तो इससे मैं किस तरह से कंपाउंड बनाऊंगा, इससे मैं इस तरह से कंपाउंड बनाऊंगा। ये हाइड्रोजन H2 हो गया और ये ऑक्सीजन मैंने एक लगा दिया। तो H2O आप सब दोस्तों को पता है कि ये वाटर का फार्मूला है, ठीक है। सो दो एलिमेंट से मिलकर जो है, दो मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड जो है ये बन गया है हमारे साथ। तो डाल्टन ने अपने मॉडल में तीसरी जो पॉइंट कही थी वो ये कही थी कि हमारे साथ जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के मिलाप से मिलकर बनते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो एटम होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के जो एलिमेंट्स होते हैं, तो जब वो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उससे हमारे साथ कंपाउंड बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। तो ये दो मुख्तलिफ एलिमेंट है। इन दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के अंदर ज़ाहिर बात है एटम भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। तो इस तरह से हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम हो गए। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जो जब कंबाइन होते हैं तो इससे हमारे साथ कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो ये तीसरी बात डाल्टन ने जो है अपने मॉडल में कही थी। जो चौथी बात डाल्टन ने कही थी वो ये थी कि केमिकल रिएक्शन इज़ अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? केमिकल रिएक्शन ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मुख्तलिफ कंपाउंड या मुख्तलिफ एलिमेंट जो है एक दूसरे के साथ रिएक्शन करती है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती है, और इस इंटरेक्शन के दौरान उन दो एलिमेंट्स या उन दो एटम्स या कंपाउंड के जो एटम्स होते हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान क्या होती है, उन एटम्स के दरमियान रीअरेंजमेंट होती है। उनका जो पैटर्न होता है, एटम्स के स्ट्रक्चर का जो पैटर्न होता है, ठीक है, जो ढांचा होता है, तो वो ढांचा जो है रीअरेंज होता है। वो क्या होता है, उसमें अरेंजमेंट होती है, सीक्वेंस से वो अरेंज होती है। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है एटम्स की क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है। तो ये चौथी बात डाल्टन ने अपने मॉडल में कही थी। तो ये डाल्टन का मॉडल है जिसको उन्होंने बेलेट बाल मॉडल का नाम दिया था, ठीक है। इस तरह से हमारे साथ जो तीसरे साइंटिस्ट है उसको हम थॉमस कहते हैं। थॉमसन एटॉमिक थ्योरी। थॉमसन एटॉमिक थ्योरी पर अब हम बात करेंगे। थॉमसन एटॉमिक थ्योरी propose a model of atom which is known as plum pudding model, ठीक है।
थॉमसन ने जो है एक एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। उस एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने जो है एटम के हवाले से एक मॉडल पेश किया था, जिसको उन्होंने जो है प्लम पुडिंग मॉडल का नाम दिया था। इन द ईयर 1897 he totally changed the view of an atom by discovering electron। थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1897 में। उस एक्सपेरिमेंट के बाद थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त करने के बाद थॉमसन ने एटम के हवाले से मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो मॉडल पेश किए थे और मुख्तलिफ साइंटिस्ट के जो नज़रिए थे, थ्योरी थे, तो उन्होंने जो है लोगों के जो नज़रिए थे उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लिया था। Thomson atomic theory suggested that atom is not indivisible as it was of smallest piece या smaller pieces electron and proton। थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के बाद थॉमसन ने जो है अपने एटॉमिक थ्योरी में ये बात कही थी कि एटम जो है ये असल में हमारे साथ इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम के अंदर हमारे साथ कुछ और पार्टिकल भी मौजूद होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जो है ये एटम के साइज से जो है बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम एटम को मज़ीद तकसीम कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे साथ फिर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर प्रोटॉन्स आते हैं, फिर न्यूट्रॉन्स आते हैं, फिर क्वार्क्स आते हैं, फिर ग्लूऑन्स आते हैं। तो ये हमारे साथ डिफरेंट पार्टिकल्स है जो कि एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ positive charge with negative charge electron embedded in it। थॉमसन एटॉमिक थ्योरी में थॉमसन ने ये बात भी कही थी कि जो एटम है इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। इस स्फेरिकल एटम जो कि हमारे साथ पॉजिटिव होता है, ठीक है, एटम एज अ होल ये हमारे साथ पॉजिटिव होता है, इसके इर्द गिर्द पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और इसके दरमियान में हमारे साथ क्या होते हैं, इसके दरमियान में हमारे साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस पर नेगेटिव साइन जो है ये मौजूद होते हैं। तो डाल्टन ने जो एक पॉइंट अपने मॉडल में कही थी, जो कि मैंने आपको बताया था कि डाल्टन ने कहा था कि एटम का जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो खाली होता है, तो वो बात भी यहाँ पर गलत साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर थॉमसन जो है ये बात कर रहे हैं कि एटम के अंदर हमारे साथ क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है। और इस तरह से एटम के इर्द गिर्द जो है पॉजिटिव चार्जेस जो है वो मौजूद होते हैं। The positive and the negative charges in n atoms are equal in magnitude, due to which n atom is electrically neutral. It has no overall all negative or positive charge। यहाँ पर जो अगला पॉइंट थॉमसन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में बताई है वो ये कही है कि हमारे साथ एटम में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जो कंसंट्रेशन होती है, जो मैग्नीट्यूड होती है, जो मकदार होती है, तो वो सेम होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एटम मैंने बनाया हुआ है और इसके इर्द गिर्द 4 जो है पॉजिटिव चार्जेस है और एटम के अंदर 4 नेगेटिव चार्जेस है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है एक दूसरे को जो है बज़ाहिर क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और इसी तरह से एटम एज अ होल जो है हमारे साथ न्यूट्रल नज़र आता है। न्यूट्रल का मतलब यह है कि एटम पर जो है बज़ाहिरी किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। तो आप इसको पॉजिटिव एटम या नेगेटिव एटम नहीं कह सकते। तो ये थॉमसन एटॉमिक थ्योरी में थॉमसन की तीसरी पॉइंट थी। ठीक है। तीसरी बात थी जो कि उन्होंने कही थी। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में आपको जो है एक स्फेरिकल सर्कल नज़र आएगा। ठीक है। और इस स्फेरिकल सर्कल के अंदर जो है आपको नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो है ये नज़र आ रहे होंगे। तो ये नेगेटिव जो चार्जेस है ये असल में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो पॉजिटिव चार्जेस है ये असल में प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है। तो ये चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और एज अ होल हमारे साथ एटम जो है वो न्यूट्रल नज़र आता है। तो ये बात जो है थॉमसन ने अपने प्लम पुडिंग मॉडल में कही थी। ठीक है।
अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसके बाद हमारे साथ एक दूसरा साइंटिस्ट आता है जिसको अर्नेस्ट रदरफोर्ड कहते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड ने जो है अपनी एक एटॉमिक थ्योरी पेश की थी 1911 में। एमसीक्यूज के हवाले से ये डेट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछ सकते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी कब पेश हुई थी, तो 1911 को पेश हुई थी। द एटम इज़ कंपोज ऑफ मोस्टली एम्प्टी स्पेस। रदरफोर्ड ने अपने जो एटॉमिक थ्योरी में बातें कही थी तो उसमें से हमारे साथ जो मेजर पॉइंट है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जिसमें पहली बात रदरफोर्ड ने ये की थी कि हमारे साथ जो एटम होता है तो ये ज़्यादातर एम्प्टी स्पेस पर मुश्तमिल होता है। मतलब एटम जो है ज़्यादातर एटम के अंदर जो स्पेस होता है तो ज़्यादातर एम्प्टी होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस containing almost all of the atom mass। फिर दूसरी बात रदरफोर्ड ने जो है ये कही थी कि एटम के अंदर हमारे साथ एक स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसने एटम का तकरीबन मास को कवर किया होता है, एटम के मास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। न्यूक्लियस में हमारे साथ क्या होते हैं, न्यूक्लियस में हमारे साथ प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये दोनों मिलकर एटम की जो एटॉमिक मास है उसको रिप्रेजेंट करती है, या जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, सॉरी एटॉमिक मास होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करती है। पीच मॉडल। पीच मॉडल क्या है? पीच पिट इज इक्वल टू न्यूक्लियस। पीच मॉडल में जो है उन्होंने जो है एक बात कही थी, ठीक है, रदरफोर्ड ने। पीच पिट से मुराद ये है कि न्यूक्लियस है, ठीक है, पीच पिट से मुराद न्यूक्लियस है। मीट से मुराद एम्प्टी स्पेस विद इलेक्ट्रॉन के एटम के जो एटम होता है तो मोस्टली एम्प्टी स्पेस पर मुश्तमिल होता है जिसमें हमारे साथ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। रेंडमली ऑर्बिटिंग न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं इरेगुलर फॉर्म में, ठीक है, रेंडमली इरेगुलर फॉर्म में जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो ये पीच मॉडल में उन्होंने बात की थी। पीच पिट से मुराद न्यूक्लियस है, मिड से मुराद एम्प्टी स्पेस विद इलेक्ट्रॉन, रेंडमली ऑर्बिटिंग न्यूक्लियस, ऑर्बिटिंग से मुराद सर्कुलर मोशन करना। सो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है वो इरेगुलर फॉर्म में क्या कर रही है, रोटेट हो रही है। बोहर एटॉमिक या बोहर मॉडल एजम्पशन। बोहर ने भी अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया था जिसमें उन्होंने जो है एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ख़ास तौर पर बात की थी। सो बोहर मॉडल के जो एजम्पशन है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये मंदरज झेल है, जिसमें पहले नंबर पर उन्होंने ये बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन बाउंड इन एन एटम कैन ओनली ऑक्यूपाई ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। This result in discrete value for the radius and energy। बोहर मॉडल एजम्पशन में बोहर ने ये बात की थी कि हमारे साथ जो एटम होता है तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सिर्फ उस वक्त तक अपने ऑर्बिट में जो है वो सर्कुलरली मोशन कर रहे होते हैं जब तक इसको प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड हो रही होती है, एनर्जी मिल रही होती है। और जब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स पर ख़त्म हो जाती है, एटम की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी मिल रही होती है, अगर ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ख़त्म हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट से जो है निकल जाते हैं और बिल्कुल फ्रीली फिर मूवमेंट शुरू कर देते हैं और फिर इस पर उस एटम का कोई जो है पावर नहीं होता, कोई जो है सपोर्ट नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात जो बोहर ने कही थी वो ये कही थी कि एन इलेक्ट्रॉन इन सच अ स्टेशनरी स्टेट एमिट नो रेडिएशन। दूसरी बात बोहर ने अपने मॉडल में ये कही थी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में जो है स्टेशनरी स्टेट में हो, स्टेशनरी स्टेट से मुराद ये है कि जब वो रोटेट नहीं कर रही होती है, मूवमेंट नहीं कर रही होती है, तो ऐसे कंडीशन में वो फिर किसी किस्म की एनर्जी को या रेडिएशन को एमिट नहीं करती, खारिज नहीं करती। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू अ लोअर स्टेट इट एमिट अ फोटोन
हुज एनर्जी इक्वल द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन टू स्टेट्स। ठीक है। फिर तीसरी बात बोहर ने ये की थी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने लोअर स्टेट अपने हायर स्टेट से लोअर स्टेट को जंप करती है, मिसाल के तौर पर हायर स्टेट कौन सा है, हायर स्टेट इस सेंटर पोर्शन के बिल्कुल जो करीब जो सर्कल है ये हायर स्टेट है, क्योंकि इस हायर स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ज़्यादा होता है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकलने के लिए ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एनर्जी को एमिट करना होता है। तो इस वजह से बोहर ने ये बात की थी कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपने हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ जंप करते हैं तो इस दौरान इलेक्ट्रॉन जो है एक ख़ास किस्म की एनर्जी को रेडिएट करती है, एमिट करती है, जिसको हम फोटोन कहते हैं, जिसकी एनर्जी जो है दो स्टेट्स के दरमियान जो एनर्जी होती है उसके बराबर होती है। ठीक है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए जो एनर्जी दरकार होती है तो उस एनर्जी के बराबर होती है। चौथी जो बोहर ने बात की थी अपने एजम्पशन में वो ये कही थी कि द एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज्ड बाय द रूल एल इज इक्वल टू एन एच बाय 2p। ठीक है। एन जो है ये नंबर ऑफ जो ऑर्बिट है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, एच जो है ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। और जो 2p है तो 2 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2 जो है ये असल में नंबर है और p जो है ये पावर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये बोहर मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशन थे जो कि आप दोस्तों के साथ मैंने शेयर किए। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ भी आप दोस्तों को आ गई होंगी। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन के लिए आप सिर्फ इस पर अपनी जो कंसेप्ट है उसको आप सिर्फ क्लियर करें ताकि अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको ये पूरा किस्सा जो है इसके बारे में आपको पता हो। ठीक है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो ताकि आप फिर आसानी से जो है आंसर दे सके। लेकिन ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ामिनेशन के हवाले से ये मॉडल्स। ठीक है। सिर्फ इसके जो डेट्स है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस मॉडल को कब पेश किया गया था, कौन सी डेट पर जो है इसको पेश किया गया था। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ द एटम टाइमलाइन। एटम के बारे में जितने भी साइंटिस्ट ने अपने मॉडल को पेश किए थे तो उनकी हिस्ट्री ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ठीक है। डेमोक्राइटस ने जो है 460 BC में जो है एटम के बारे में मॉडल को पेश किया था। इस तरह से डाल्टन ने जो है 1803 AD में जो है एटम के लिए मॉडल को पेश किया था। थॉमसन ने जो है 1897 में पेश किया था। रदरफोर्ड ने जो है 1912 में पेश किया था। बोहर ने जो है 1913 में पेश किया था। इस तरह से जो मॉडर्न क्वांटम क्लाउड मॉडल पोस्ट है उसको 1930 में पेश किया गया था, जिसमें आइंस्टाइन हमारे साथ आते हैं। ठीक है। और दूसरे साइंटिस्ट आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको ये एटम दिखाई दे रहा होगा जिसकी जो साइज़ है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होती है। इन एटम के साइज़ को जो है आप अपने साथ नोट कर लीजिए, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसके MCQs आ सकते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ एन एटम। ठीक है। तो एटम की जो साइज़ है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। इसके बाद एटम में हमारे साथ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। जिसकी जो साइज़ है वो लेस देन 10⁻16 सेंटीमीटर है, जो कि एटम से जो है 2 गुना ज़्यादा कम होती है। ठीक है। इस तरह से हमारे साथ फिर एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है। न्यूक्लियस की जो साइज़ है वो 10⁻12 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर हमारे साथ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है। प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की जो साइज़ है वो 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। पहले एटम की साइज़ 10⁻8 होती है, न्यूक्लियस की साइज़ 10⁻12 होती है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की साइज़ 10⁻13 होती है, और जो इलेक्ट्रॉन है इसकी साइज़ 10⁻16 सेंटीमीटर होती है, मतलब लेस देन
10⁻16 सेंटीमीटर। इस सिंबल को भी जो है आपने मेंशन करना है, याद रखना है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ यूज़ हुआ है। और इसके अलावा हमारे साथ प्रोटॉन्स के अंदर जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, तो इसको क्वार्क्स कहते हैं, ठीक है। क्वार्क्स की जो साइज़ है ये लेस देन 10⁻16 सेंटीमीटर, मतलब इनकी जो साइज़ है ये इलेक्ट्रॉन से भी कम साइज़ में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ एटम का स्ट्रक्चर है और एटम जो है इन चीज़ों से मिलकर बनता है एक एटम। तो इस तरह से जो मॉडल पहले पेश किए गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि एटम को आप मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, तो वो मॉडल इस तरह से रिजेक्ट हो जाता है। आप ख़ुद देख सकते हैं कि एटम में हमारे साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ये मौजूद है, ठीक है। और अभी तो बहुत ज़्यादा डिस्कवरी हो गई है, क्वार्क से भी कम साइज़ में चीज़ें जो है एटम्स के अंदर मौजूद होती है, और ये सब अल्लाह का शान है, ठीक है। जो कि अल्लाह ने जो है एक इतनी सी मामूली चीज़ में, ऐसी चीज़ जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि बिल्कुल हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसको हम देखते हैं, तो ऐसे छोटी सी चीज़ में उन्होंने जो है, अल्लाह ने जो है इतनी पूरी दुनिया को जो है उसको रखा हुआ है, ठीक है। इंसान का जो इल्म है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर वो मेहनत करे और इल्म के को हासिल करने के लिए कोशिश करे, तो वो दुनिया के बहुत सारे राज़ों को जो है फाश कर लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? वैसे तो केमिकल रिएक्शन ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन के होने के बाद हमारे साथ जो रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट में हमारे साथ एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में क्या हुई होती है, तब्दीली हुई होती है, या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमारे साथ बनते हैं। So chemical reaction is a process that result in some chemical change to one or more substances. Chemical reaction ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल होता है, जब भी ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो प्रोसेस के स्टार्ट होने के बाद एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में क्या होती है, तब्दीली आती है, उसमें चेंजेस आती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। If a substance change in a way other than a change to its state of matter, then a chemical reaction must has taken place. इसका मतलब ये है कि अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान एक सब्सटेंस इस तरह से चेंज हो जाए कि उसका जो स्टेट ऑफ मैटर है, मिसाल के तौर पर एक सॉलिड है, उस सॉलिड को जो है मैं आग में डाल देता हूँ, तो वो सॉलिड से कन्वर्ट होकर लिक्विड में जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन हमारे साथ कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारा जो गोल था, हमारा जो मकसद था रिएक्शन का, वो ये था कि हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो इस तरह से रिएक्शन हमारे साथ कंप्लीट हो गया, ठीक है। The chemical that are used in chemical reaction are known as reactant, and those that are formed are known as product, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन के दौरान हम जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, तो उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है और रिएक्शन के एंड में हमारे साथ जो प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोडियम ये एक हमारे साथ रिएक्टेंट हो गया, और क्लोरीन ये हमारे साथ दूसरा रिएक्टेंट हो गया। अब जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, तो ये सोडियम एंड क्लोरीन जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेगी, और इंटरेक्शन के नतीजे में हमारे साथ जो प्रोडक्ट बनेगा, तो वो सोडियम क्लोराइड कहलाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सोडियम है और दो क्लोराइड एलिमेंट्स है, ये दोनों मिलकर हमारे साथ सोडियम क्लोराइड बना देती है। इस तरह से हमारे साथ कॉपर हो गया एंड सल्फर, दोनों रिएक्टेंट हैं, रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन के बाद हमारे साथ प्रोडक्ट कॉपर सल्फेट बना देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉपर रिएक्ट विद सल्फेट टू फॉर्म कॉपर सल्फाइड, ठीक है। तो इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन, और इसमें हमारे साथ ये जो
लेफ़्ट साइड पर होते हैं, ठीक है, ये हमारे साथ लेफ़्ट साइड है, ठीक है, और जो राइट साइड पर होते हैं तो ये हमारे साथ प्रोडक्ट कहलाते हैं, और लेफ़्ट साइड पर हमारे साथ जितने भी हमारे साथ चीज़ें होंगी तो उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे। एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि रिएक्शन के लेफ़्ट साइड पर हमारे साथ जितनी भी चीज़ें होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो राइट साइड पर मौजूद होती है तो उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। वही फार्मूला है कि दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होकर या एलिमेंट्स कंबाइन होकर ऑक्सीजन के साथ मिलती है, और रिएक्शन के बाद हमारे साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और ये हमारे साथ रिएक्टेंट है जो कि आपको यहाँ पर लिखे भी गए हैं आपको बताने के लिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पर बात करेंगे। बेसिकली हमारे साथ केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप्स है जो कि एमसीक्यूज में आ सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 is combustion reaction, number 2 is decomposition reaction, number 3 is single replacement reaction, 4 is double replacement reaction, and fifth one is combustion reaction, ठीक है। नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 कम्बिनेशन रिएक्शन है, सॉरी। अब कम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये रिएक्शन की वो किस्म है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, तो इस किस्म के रिएक्शन को कम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक मैग्नीशियम एलिमेंट और दो ऑक्सीजन एलिमेंट ये कंबाइन होते हैं और इससे हमारे साथ एक मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बन जाता है। इस तरह से कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस किस्म के रिएक्शन को कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल भी दिया गया है कम्बिनेशन रिएक्शन का, जिसमें एक कैल्शियम जो है रिएक्ट करता है एक सल्फ़र के साथ, तो इससे हमारे साथ कैल्शियम सल्फाइड बन जाता है जो कि प्रोडक्ट है रिएक्शन का, ठीक है। दूसरा हमारे साथ जो रिएक्शन की किस्म है उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये हमारे साथ कम्बिनेशन रिएक्शन के ऑपोजिट होता है, मुतरादिफ होता है। कम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स को बनाते थे। यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है, उस रिएक्टेंट की रिएक्शन की जाती है, उसको रिएक्ट किया जाता है, ठीक है। और रिएक्ट करने के बाद उस एक रिएक्टेंट को एक से कन्वर्ट करके उसके ब्रेक डाउन करके उसको दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस किस्म के जो रिएक्शन होते हैं तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इस डिकम्पोजिशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं उसको डिकम्पोज किया जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है, उसकी ब्रेक डाउन की जाती है और एक से दो दो या तीन तीन प्रोडक्ट जो है बनाए जाते हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये है कि डाइजेशन ऑफ फूड इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हम फूड को खा लेते हैं तो हम फूड को जो है मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में क्या करते हैं, उसको तकसीम करते हैं और इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे साथ कार्बोनिक एसिड है, ये हमारे साथ एक रिएक्टेंट है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड ये हमारे साथ एक सिंगल रिएक्टेंट है। जब इसको हम रिएक्शन प्रोसेस में एंटर करते हैं तो ये कार्बोनिक एसिड इसकी डिवीजन होती है तो इससे एक वाटर मॉलिक्यूल हमारे साथ बनता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हमारे साथ बनता है, ठीक है, या कंपाउंड बनते हैं। तो इस किस्म के रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद हमारे साथ तीसरा जो टाइप है रिएक्शन का वो है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अ सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो नोन एज सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। इसको आप एक्सचेंज रिएक्शन भी कह सकते हैं या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। Is a chemical reaction in which one element is replaced by another in a compound.
ये हमारे साथ केमिकल रिएक्शन की वो किस्म है जिसमें हम एक एलिमेंट की जगह दूसरे एलिमेंट को क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं कंपाउंड में, ठीक है। तो इस किस्म के रिएक्शन को सिंगल रिप्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। द स्टार्टिंग मटेरियल आर ऑलवेज प्योर एलिमेंट सच एज प्योर जिंक मेटल और हाइड्रोजन गैस प्लस एन एक्वस कंपाउंड। सिंगल जो रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, तो इसमें हमारे साथ जो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट होते हैं तो वो प्योर एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक हमारे साथ ए है, ठीक है, ये एक रिएक्टेंट हो गए और ये दूसरा रिएक्टेंट बी सी है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से है, फिर यहाँ पर इस तरह से हो जाता है। प्रोडक्ट में बी जो है सिंगल हो जाता है और ए सी आ जाता है, बी की जगह ए जो है ये ले लेती है। तो इस वजह से इसको सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद जो डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इसमें फिर दो रिएक्टेंट जो है ये एक दूसरे की जगह जो है लेती है, ठीक है। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन केमिकल रिएक्शन वेयर टू रिएक्टेंट आयोनिक कंपाउंड एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म टू न्यू प्रोडक्ट्स कंपाउंड विद द सेम आयन, ठीक है। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट आयोनिक कंपाउंड जो है अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, अपने आयंस का तबादला करते हैं और इससे नया प्रोडक्ट कंपाउंड बनाते हैं जिसमें सेम आयंस जो है वो पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ए बी रिएक्ट विद सी डी, तो यहाँ से हमारे साथ ए डी प्लस सी बी आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एलिमेंट की क्या हुई है, एक्सचेंज हुई है, डिप्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट हुई है। इसके अलावा एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करती है तो रिज़ल्ट में हमारे साथ सॉल्ट बनेगा और इसके साथ साथ वाटर जो है ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट को ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सब दोस्तों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।